देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चल रहा है और उन 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और सीएलपी लीडर्स महासचिवों को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद जारी है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक 18 नवंबर को इंदिरा भवन में आयोजित होगी। ये पहले से तय था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चुनाव परिणाम आने के बाद आज पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने जो कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीटें मिलती हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे, इस बात पर अभी भी कायम है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये नहीं जानते थे कि 10,000 रुपये की घूस देने के बाद यह जीत हासिल होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो एक दिन का प्रायश्चित करेंगे, ताकि वो बिहार की जनता को समझा नहीं पाए हैं, ये उनकी चूक है और इसका प्रायश्चित करने के लिए 20 नवंबर को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में वो एक दिन के उपवास पर रहेंगे और इसके साथ उनके जो पार्टी के लोग जो आना चाहेंगे वो भी रहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को, खासकर जीविका दीदियों को पैसे बांटे गए और साथ में करीब 1.5 करोड़ जो महिलाएं हैं उन्हें जो 10,000 रुपये की राशि दी गई थी, साथ ही ये घोषणा की गई थी कि उन्हें 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। तो ऐसे में यदि सरकार 2 लाख रुपये 6 महीने के अंदर इन 1.5 करोड़ परिवारों को देती है तो वो सही मायने में राजनीति ही नहीं, बिहार भी छोड़ देंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। एनडीए गठबंधन में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। परसों 4.5 घंटे के आसपास एनडीए के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल थे। इसके बाद आज फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा, ललन सिंह और संजय झा के बीच बैठक हुई। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनके पार्टी को ये पद दिया जाए, लेकिन चूंकि पिछली बार भी विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास था, लिहाजा बीजेपी उसे अपने पास रखना चाहती है। कुल मिलाकर अगर मंत्रिमंडल के संख्या की बात की जाए तो उस पर कोई विवाद नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, वो बीजेपी के पास रहेगा। 15 बीजेपी के मंत्री होंगे, 14 नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री होंगे, 2 रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो है वो मंत्री बनेंगे, 1 हमसे और 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बनेंगे। इस बार सरकार का स्वरूप कुछ बदला हुआ बिहार में नजर आ सकता है अगर बीजेपी के हिसाब से सब कुछ हुआ तो। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चालू है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक एनडीए गठबंधन में शामिल 2 बड़े दल बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की बैठक एक बार फिर टाल दी गई है। अब यह बैठक 19 नवंबर को बुलाई गई है, जहां बीजेपी की बैठक पार्टी मुख्यालय में होगी, वहीं जेडीयू के विधायक दल की बैठक भी होनी है। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जिसके बाद सर्वसम्मति से नामों का चयन किया जाएगा और उसके बाद राजभवन जाकर दावा प्रस्तुत किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर। लेकिन इस बीच चर्चा ये है कि दोनों ही दलों में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कहीं न कहीं एक खींचातान का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने ऑब्जर्वर तो घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जो चर्चा है कि कल सुबह 10 बजे से पार्टी मुख्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। इस बार नवनिर्वाचित जो विधायक चुन के आ रहे हैं उनके लिए पहले से ही भवन निर्माण विभाग ने क्वार्टर बनाकर तैयार कर दिया। ये बंगला आप देख सकते हैं कि अलग अलग बंगलों पे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के साथ ही उनका नाम यहाँ पे टंगा हुआ है। पहले से ही लिखा हुआ है कि इस बार विधायकों के लिए इस बात को लेकर लाइन नहीं लगाने पड़ेगी कि उन्हें कौन सा फ्लैट मिलेगा, क्योंकि जितने भी करीब 246 क्वार्टर बनके तैयार हो गए हैं जिन्हें भवन निर्माण विभाग ने बनाया था, और तमाम जो क्वार्टर हैं उन क्वार्टर के ऊपर के बाहर में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के साथ विधानसभा क्षेत्र का नाम अंकित है। इसी तरीके से एमएलसी के लिए भी बन के तैयार हुआ था, जिसमें एमएलसी लगभग सभी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन विधायकों के लिए जो विधायक इस बार जो 2025 के चुनाव में जीते हैं उनके लिए बिल्कुल नया बंगला बन के तैयार है, जिसमें
उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा का ख्याल रखा गया है। फर्नीचर से लेकर हर कुछ जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर नबी के वीडियो सामने आए हैं। लाल किला के पास चलती कार से धमाका करने वाले आतंकी मोहम्मद उमर नबी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर नबी इंग्लिश में तकरीर दे रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहरा रहा है। वीडियो में उमर किला कमरे में बैठा अकेला दिखाई दे रहा है और कमरे के सामने बैठकर वीडियो बनाता दिख रहा है। उमर कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग को ठीक से समझा नहीं गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लाल किला के पास 10 नवंबर को कार से आत्मघाती धमाका किया गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक की जांच में ये तथ्य सामने आया है कि डॉक्टर उमर ने ये वीडियो ब्लास्ट से पहले ही बनाया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी के जो लगातार जांच हो रही है, इसमें जो आतंकी मॉड्यूल के तार जो है वो आगे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी जो है वो इसमें होते जा रहे हैं। बात की जाए तो जांच एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि इस मॉड्यूल में कई सदस्य जैसे वानी, उमर और संदिग्ध आतंकी जो है वो भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के आसपास ये लोग किराए पर कमरा लेकर के रहते थे। वहीं आईईडी के हिस्सों और हथियारों को जोड़ करके असेंबल किया जाता था। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि मॉड्यूल के सदस्य आपस में मिलकर योजनाओं को अंजाम देते थे। इसके साथ सिग्नल ऐप पर अनक्रिप्टेड चैट जो है उस पर सक्रिय होती थी, जिससे बातचीत जो है वो लगातार हो रही थी। इससे पहले भी एक सेसर ऐप का जिक्र पहले आया है, जिसमें बताया गया कि ये लोग उसके जरिए बातचीत करके अपनी जो आगे की प्लानिंग है उसको करते थे, जो कि जांच एजेंसियों के लिए फिलहाल चुनौती बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से जिन इक्विपमेंट या जिन ऐप का ये इस्तेमाल करते थे उनका जो सर्वर है वो हिंदुस्तान में नहीं है। उन जांच एजेंसी के लिए ये भी बड़ी चुनौती है कि उनका डाटा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के करीब 50 करीबियों की सूची एनआईए ने तैयार की और अब जल्द ही इनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। दिल्ली आतंकी हमले की जांच टेक ओवर करने के बाद एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के यूपी लिंक की नए सिरे से पड़ताल शुरू कर दी है। एनआईए ने लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के ठिकानों से बरामद दस्तावेजों को खंगाला है। वहीं एटीएस दोनों के 50 से अधिक करीबियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इन सभी का इस मॉड्यूल और कश्मीर से लिंक तलाशा जा रहा है। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो एनआईए के अधिकारियों ने दोनों के लालबाग और मड़ियाव स्थित आवास से बरामद दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क साधा है। एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के अयोध्या के संपर्कों की भी तफ्तीश कर रही है। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। गुमशुदगी की शिकायत करने वाला फॉरेस्ट ऑफिसर ही निकला अपनी पत्नी और 2 बच्चों का हत्यारा। हत्या के बाद गाड़ दिया था जमीन में, बदबू से फूटा फांडा। पूरा मामला तब सामने आया जब भावनगर की फॉरेस्ट कॉलोनी के पास गड्ढे में दबे हुए 3 शव मिले। ये शव भावनगर में फॉरेस्ट विभाग में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ के पद पर कार्यरत शैलेश खांबला की पत्नी नैनाबेन और 2 बच्चे पृथ्वा और भाव्या के थे। ये तीनों 5 नवंबर को सूरत लौटते वक्त लापता हो गए थे। 7 नवंबर को खुद शैलेश खांबला ने भरतनगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। 10 दिन तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन रविवार को फॉरेस्ट कॉलोनी को एक वीरान मैदान से तेज बदबू आने की सूचना के बाद खुदाई करवाने पर पुलिस को जमीन के अंदर से 3 शव बरामद हुए। शैलेश के बर्ताव और फॉरेंसिक जांच में पुलिस को कई सुराग ऐसे मिले जिन्होंने शक की सुई पति शैलेश खांबला की ओर मोड़ दी। आखिरकार सूरत में हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या उसी ने की है। फिलहाल आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर भावनगर लाया जा रहा है। हत्या के कारणों में गृह कलेश को उसकी वजह बताया जा रहा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। गुजरात में शेरों की बढ़ती तादाद गिर के आसपास के इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत। सोमनाथ और अमरेली के कई गांवों को शेरों ने बनाया बंधक। गुजरात के गिर में शेरों की बढ़ती तादाद आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तस्वीरें गिर गढ़रा तालुका के उमेदपरा गांव की है, जहां देर रात करीब 11 शेरों का झुंड गांव की गलियों में घूमता नजर आया। दृश्य गांव के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। गिर जंगल की सीमा से सटा होने के कारण गांव में शेरों का आना जाना नया नहीं है, लेकिन इतने बड़े झुंड का एक साथ पहुंचना ग्रामीणों के लिए डर का कारण बन गया।
इसी तरह अमरेली जिले के राजौरा तालुका के अंगरिया गांव में भी 5 शेरों का झुंड शिकार की तलाश में गांव की गलियों में हमला करते दिखाई दिया। शेरों के हमले से पशुओं में भगदड़ मच गई और कुछ मवेशियों पर हमला भी हुआ। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति गाँव के बाहर नहीं था। दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में स्थानीय लोगों का रात में घर से बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना हो गया है। वन विभाग ने शेरों की मॉनिटरिंग का आश्वासन दिया है, लेकिन लोग जानते हैं उन्हें खुद ही सतर्क रहना होगा। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आज हम हिस्सा बने हैं बीएसएफ के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि जम्मू संभाग में मौजूदा समय में 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादातर विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। और एक और जानकारी सूत्रों से मिली है कि कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए टनल का सहारा ले सकता है। आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवानों को, जिनमें आपको महिला जवान भी दिखेंगी। ये महिला जवान जो हैं, इन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था, पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया था, पाकिस्तानी रेंजरों को ढेर किया था। लगातार जवान इसी तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। आप पुरुष जवानों को देखिए, महिला जवानों को देखिए, संख्या बेहद ज्यादा है। ये दिखाता है कि अलर्टनेस कितनी ज्यादा है। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। दरअसल कल जो नवा शहर है उसके बंगा कस्बे में एसयूपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई कार सवारों द्वारा, और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और जहां पर फायरिंग की गई वहां पर 20 से 25 जो अलग अलग गोलियां थी वो एसयूपी के ऊपर मारी गई, और भीड़ भाड़ वाला इलाका भी था, क्योंकि जो हमलावर थे कार में सवार थे। इसको लेके पंजाब में जो राजनीति है वो भी गरमाने लगी है, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में खराब होती जा रही कानून व्यवस्था के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता घनश्याम तिवारी को कहा है कि वो अपने याचिका से जो कुछ शब्द है निकाले, जैसे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शब्द निकाले, क्योंकि याचिका में जो राज ठाकरे का घृणास्पद भाषण है वो याचिका के टिकने के लिए काफी है। और कहा गया है कि वहां पर राज ठाकरे ने कहा था कि जो लोग मुंबई में मराठी नहीं बोलते हैं उनके कान के नीचे बजाओ। इस तरह की भाषा समाज में घृणा पैदा करने वाली है और इससे समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के मकसद से जयपुर में देश भर के साधु, महंत, सन्यासी, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार अपनी बात कह रहे हैं, केंद्र सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु का दर्जा घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि समस्त देवताओं का गायों में वास होता है। यहाँ पर आप देखिए देश भर के महामंडलेश्वर, साधु, संत सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनका केवल एक ही मकसद है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन चुका है तो गाय को क्यों राष्ट्रीय पशु का, राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर ये यहाँ पर तमाम देश भर के महामंडलेश्वर उपस्थित हैं और दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन की इन्होंने बात कहते हुए साफ कर दिया कि नेताओं के भरोसे अब नहीं रहा जाएगा। संत समाज ही गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम शुरू होते ही पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के जो रहने वाले अवैध तरीके से लोग थे अब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। वहीं स्वरूप नगर थाना अंतर्गत हकीमपुर चेक पोस्ट में करीबन 300 से ज्यादा जो बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग
ये लोग देर रात में पलायन कर रहे थे। बीएसएफ ने यहाँ पे पूछताछ कर रहा है। यानी जो लोग अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे थे, अब इनके मन में डर बन चुका है कि एसआईआर का काम शुरू हो चुका है और एसआईआर का काम शुरू होते ही इन लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि जो लोग अवैध तरीके से थे, यानी न्यू टाउन का इलाका है, यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, बांग्लादेश के रहते थे, और हुगली में ऐसे कई लोग थे जो अपने घरों को ताला बंद करके पलायन कर रहे हैं। यानी बॉर्डर का इलाका है। देखिए जिस तरह से कहे कि अब लोग देर रात में यहाँ पे अवैध तरीके से घुसे थे। घुसपैठिया लगातार यहाँ पे जिस तरह से बात किया जा रहा था, और ये घुसे हुए घुसपैठिया अब भारत से, यानी कोलकाता का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और बीएसएफ इन लोगों से पूछताछ कर रही है और इनके पास क्या दस्तावेज है कि नहीं, इन सब विषयों का भी जांच किया जा रहा है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। गुजरात में शेरों की बढ़ती तादाद गिर के आसपास के इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत। सोमनाथ और अमरेली के कई गांवों को शेरों ने बनाया बंधक। गुजरात के गिर में शेरों की बढ़ती तादाद आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तस्वीरें गिर गढ़रा तालुका के उमेदपरा गांव की है, जहां देर रात करीब 11 शेरों का झुंड गांव की गलियों में घूमता नजर आया। दृश्य गांव के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। गिर जंगल की सीमा से सटा होने के कारण गांव में शेरों का आना जाना नया नहीं है, लेकिन इतने बड़े झुंड का एक साथ पहुंचना ग्रामीणों के लिए डर का कारण बन गया। इसी तरह अमरेली जिले के राजौरा तालुका के अंगरिया गांव में भी 5 शेरों का झुंड शिकार की तलाश में गांव की गलियों में हमला करते दिखाई दिया। शेरों के हमले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराध और अपराधियों को लेकर के कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर लूट, छिनैती या अपराध करने की कोशिश की तो अगले मोड़ पर लंगड़ाते हुए नजर आएंगे अपराधी। इसके साथ ही यूपी में अपराध कतई बर्दाश्त नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि अब अपराध होता नहीं, अगर कहीं लूट या छिनैती की घटना होती है तो अगले दिन अपराधी लंगड़ाते नजर आते हैं। ये नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत अपराधी को चुकानी होगी। इसके आगे सीएम ने 72.78 करोड़ से बने आधुनिक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन कर कहा, एफएसएल लैब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। 2017 से पहले प्रदेश में असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी 13% थी, लेकिन अब सुरक्षा बढ़ने से 35% महिलाएं कामकाजी हो गई हैं। अब वे काम करने के लिए घरों से बाहर जाती हैं। 8 साल में यूपी में 2,19,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। कई राज्यों के पास इतनी फोर्स भी नहीं है। इसके आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। 2017 में जब हमने 30,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती निकाली थी तो हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो किराए पर लिए थे। आज हमारे पास खुद के ट्रेनिंग सेंटर हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर एक बड़ी नक्सली ऑपरेशन में एक इनामी नक्सली, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है, मांडवी हिंडमा, उसे मार गिराया गया। उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई लगातार 2 दिन से जो सुरक्षा बलों की टीम इस बात पर नजर रखी रही थी कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर नक्सलियों का बड़ा मूवमेंट है। और आज सुबह जब मुठभेड़ शुरू हुई तो उस मुठभेड़ में 6 नक्सली, और इसमें खास बात यह है कि जो नक्सली कमेटी है उसका मास्टरमाइंड, यानी 75 से ज्यादा जो सीआरपीएफ जवानों पर जो हमला हुआ था, जिनकी मौत हुई थी, जो शहीद हुए थे, उसमें उसका मास्टरमाइंड है ये मांडवी हिंडमा, जिसे इस नक्सली ऑपरेशन में मार गिराया गया। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। दिल्ली के लाल किले में बम धमाके के बाद से ही एजेंसीज लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उनसे संबंधित लोगों पर छापेमारी कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले में आज सुबह तड़के 5:15 पर, चाहे वो दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित अल-फलाह का मुख्य हेडक्वार्टर हो, इनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनके ऑफिसेस पर रेड चल रही है, तो वही अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वहाँ पर भी लगातार जांच की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती है, कागजात को खंगाला जा रहा है, जिससे कि क्या विदेशी फंडे का गलत इस्तेमाल किया गया, क्या आतंकवादी गतिविधियों में यूनिवर्सिटी की संलिप्तता है। यही वजह है कि इसकी जांच को लगातार ईडी हो, एनआईए हो, इसके साथ साथ स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस आगे बढ़ा रही है। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।